Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition. UPJVRNL क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में आज का वीडियो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करूंगा और ये कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज का ये वीडियो सीरीज है जिसमें हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है for neutral flame in a gas welding, ratio of acetylene to oxygen is option number 1 equal to 0, option number 2 less than 1, option number 3 equal to 1 and option number 4 greater than 1। डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रल फ्लेम होता है ना, न्यूट्रल फ्लेम नाम ही है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है ना कोई ज्यादा है ना कोई कम है, मतलब एग्जैक्टली जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन C2H2 का रेशियो होगा वो एग्जैक्टली 1:1 होगा, मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में होता है। और ज्यादातर जो वेल्डिंग करते हैं हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम वेल्डिंग, जो गैस वेल्डिंग जिसको बोलते हैं, उसमें हम ऑक्सीजन और C2H2 एसिटिलीन का रेशियो 1:1 ही रखते हैं, मींस न्यूट्रल फ्लेम ही रखते हैं, राइट। तो इसका आंसर इक्वल टू 1 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। न्यूट्रल फ्लेम में ऑलवेज रिमेंबर इक्वल टू 1, न्यूट्रल फ्लेम में इक्वल टू 1। एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम नाम से क्लियर है कि ऑक्सीजन इसमें ज्यादा है, तो इसमें O2:C2H2 ग्रेटर देन 1 होगा। अगर इसमें ऐसा पूछ दे कि C2H2:O2 तो ये लेसर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तो अगर ऑक्सीजन:C2H2 पूछेगा तो ग्रेटर देन 1, और अगर एसिटिलीन:O2 पूछेगा तो लेसर देन 1 हो जाएगा। और एक रिड्यूसिंग या कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम होता है डियर स्टूडेंट, रिड्यूसिंग और कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम होता है। कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम ये क्या होता है? कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम में C2H2 का अमाउंट ज्यादा होता है। C2H2 का अमाउंट ज्यादा होता है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं ऑक्सीजन:C2H2 लिखूंगा, अगर मैं कार्ब्यूराइजिंग में हमारा एसिटिलीन ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन:C2H2 इज लेसर देन 1 होगा, और C2H2:O2 अगर ये लिखते हैं तो कार्ब्यूराइजिंग में ग्रेटर देन 1 होगा। तो हमारे पास 3 टाइप के फ्लेम होते हैं, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम। ये आपको याद रखना होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल फ्लेम की बात कर रहा है। न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो ऑलवेज 1 होता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कह रहा है कि एट, इसको भी इरेज करते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कह रहा है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एट व्हाट आरपीएम अ लेथ मशीन शुड रन टू गिव अ कटिंग स्पीड ऑफ 45 मीटर पर मिनट व्हेन टर्निंग अ रॉड ऑफ डायमीटर 52 mm डायमीटर। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एट व्हाट आरपीएम, आरपीएम निकालना है अपने को, एन निकालना है, राइट। आरपीएम अपने को फाइंड करना है। अ लेथ मशीन शुड रन टू गिव अ कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड को हम V बोलते हैं। कटिंग स्पीड हमारा 45 मीटर पर मिनट दिया हुआ है, राइट, 45 मीटर पर मिनट। व्हेन टर्निंग अ रॉड ऑफ डायमीटर 52 mm, डायमीटर हमारा क्या है? कैपिटल डी या स्मॉल डी, जिससे भी डिनोट कर दो, 52 mm है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि हमारा जो कटिंग स्पीड V होता है वो पाई डी एन बाई 1000 होता है, क्योंकि डायमीटर को हम mm में दिया हुआ है, इसलिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में आप अगर पुट करते हो तो 45 इज इक्वल टू पाई डी, क्या है हमारा 52 mm, 52 में ही रखना होगा, mm में ही रखना होगा। n हमारा निकालना है बाय 1000, तो यहां से n डियर स्टूडेंट हमारा क्या आ जाएगा? 1000 इंटू 45 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 52, पाई इंटू 52। और ये इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 275
275.46 ये आंसर आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए 275.46 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि द डैश प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक होल इन अ कंपोनेंट। कंपोनेंट में होल बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? ड्रिलिंग, बोरिंग, मिलिंग और टर्निंग। तो डियर स्टूडेंट पहली बार होल बनाने के लिए तो हम ड्रिलिंग ही यूज करते हैं। पहली बार जो होल करते हैं वो ड्रिलिंग ही करते हैं। मान लो ये एक कंपोनेंट है और इसमें इस टाइप का आपको होल करना है, तो आप ड्रिलिंग ही यूज करोगे, ये ड्रिलिंग ही यूज करोगे। लेकिन ऑलरेडी ड्रिल्ड होल है, उसमें अगर होल को बड़ा करना है, फिनिश करना है, तो आप बोरिंग यूज कर सकते हो। तो इसमें आंसर ड्रिलिंग होगा, बोरिंग नहीं हो सकता, क्योंकि बोरिंग में होल नहीं करते, ऑलरेडी होल को एनलार्ज करते हैं, फिनिश करते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ड्रिलिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फाइल यूज्ड इन द वर्कशॉप। कह रहा है वर्कशॉप में ये कौन सी, किस टाइप की फाइल हम यूज नहीं करते? तो राउंड फाइल यूज करते हैं भाई। राउंड फाइल इस टाइप का फाइल होता है, ठीक है, इस टाइप का फाइल होता है, राउंड फाइल यूज करते हैं। हाफ राउंड फाइल भी हम यूज करते हैं, हाफ राउंड फाइल ऐसा होता है, ये भी हम यूज करते हैं, ये भी हम यूज करते हैं, हाफ राउंड हमारा फाइल होता है वो। ट्रायंगुलर फाइल भी हम यूज करते हैं, ट्रायंगुलर फाइल इस टाइप का शेप होता है, इस टाइप का, ये भी हम यूज करते हैं फाइलिंग के लिए। ये ऑक्टा राउंड फाइल नहीं यूज करते भाई, ऑक्टा राउंड फाइल आंसर हो जाएगा इसका। ऑक्टा राउंड फाइल वी आर नॉट यूजिंग इन वर्कशॉप फॉर द फाइलिंग पर्पस। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। सो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके फाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है द इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग ईबीएम इज पॉसिबल ओनली इन अ स्मॉल चैम्बर विद ऑप्शन नंबर 1 डी आयोनाइज्ड वाटर, ऑप्शन नंबर 2 वाटर, ऑप्शन नंबर 3 वैक्यूम एंड ऑप्शन नंबर 4 एयर। सो डियर स्टूडेंट इसमें आपको देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग ईबीएम जो प्रोसेस है ये मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस है। इसमें इलेक्ट्रॉन के बीम से हम बेसिकली मशीनिंग करते हैं या होल करते हैं, स्मॉल मिनिएचर होल करते हैं। तो इसमें वैक्यूम का एक छोटा सा स्पेस होता है, चैम्बर होता है जो वैक्यूम होता है। और वैक्यूम इसलिए यूज करते हैं कि क्योंकि उसमें जो एयर वगैरह के पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड ना करे, रिएक्ट ना करे और उससे कोई डिफेक्ट ना क्रिएट हो, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना हो प्रोसेस में, इसलिए हम प्रोसेस को वैक्यूम चैम्बर में परफॉर्म करते हैं। तो ईबीएम इज ऑलवेज परफॉर्म्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर एंड द पर्पस इज कि इलेक्ट्रॉन का एयर के साथ कोई स्ट्राइकिंग ना हो, एयर पार्टिकल के साथ स्ट्राइक ना हो, जिससे कि प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस पर्पस से, राइट। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? कह रहा है कि द माइनर लॉसेस, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 32 देखूं, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है द क्वेश्चन नंबर 32 माइनर लॉसेस थ्रू वाल्व्स, बेंड्स, फिटिंग्स आर कॉमनली मॉडल्ड एज प्रोपोर्शनल टू स्टैटिक हेड, टोटल हेड, वेलोसिटी और वेलोसिटी हेड। तो डियर स्टूडेंट आपको ये याद रखना होगा कि जो माइनर लॉस थ्रू वाल्व्स, बेंड्स, फिटिंग्स, ये पाइप फिटिंग एक्सेसरीज है, इसके थ्रू जो माइनर लॉसेस होता है वो kV²/2G होता है। ये ऑलवेज याद रखना, पाइप फिटिंग्स, बेंड्स, वाल्व्स, ठीक है, इस टाइप में जो माइनर लॉसेस होते हैं वो माइनर लॉसेस का फॉर्मूला होता है kV²/2G, वेयर k इज वाल्व कांस्टेंट, बेंड कांस्टेंट, बेंड फिटिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये k क्या है? k क्या है? फिटिंग कांस्टेंट,
फिटिंग्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये अगर माइनर लॉसेस देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वी स्क्वायर बाई 2g के, और वी स्क्वायर बाई 2g क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक हेड जिसको बोलते हैं, या वेलोसिटी हेड बोलते हैं, काइनेटिक हेड और वेलोसिटी हेड बोलते हैं। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वेलोसिटी हेड, राइट। तो हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? काइनेटिक हेड या वेलोसिटी हेड के। तो ये हमारा वेलोसिटी हेड इज द राइट आंसर, राइट। तो ये आपको याद रखना होगा कि माइनर लॉसेस थ्रू वाल्व्स, bends, fittings are commonly modeled as proportional to velocity head, right? Okay, fine, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 है। ये क्या कह रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 डियर स्टूडेंट कह रहा है अ टैंक ऑफ वाटर, क्वेश्चन नंबर 33, अ टैंक ऑफ वाटर हैज अ गेट इन इट्स वर्टिकल वॉल, द गेट इज 4 मीटर हाई एंड 3 मीटर वाइड, द टॉप एज ऑफ द गेट इज 2 मीटर बिलो द surface of the water, what is the hydrostatic force on the gate, take specific weight of water as 10 kilonewton per meter cube। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए डियर स्टूडेंट, अ टैंक ऑफ वाटर हैज अ गेट इन इट्स वर्टिकल वॉल, ये एक टैंक वर्टिकल टैंक है। अ टैंक ऑफ वाटर हैज अ गेट इन इट्स वर्टिकल वॉल, इस वर्टिकल वॉल में ये गेट है, मान लो इसमें मान लो वाटर फील्ड है। अ गेट इज 4 मीटर हाई, गेट को अगर साइड व्यू में इधर से देखेंगे तो ये इस टाइप का एक ओपनिंग गेट दिखेगा। ये हाइट कितनी है इसकी? 4 मीटर है, 4 मीटर हाई और 3 मीटर वाइड है, ये 3 मीटर वाइड है। द टॉप एज ऑफ द गेट इज 2 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, मान लो ये सरफेस ऑफ वाटर है, तो इसका जो टॉप एज है ये कितना नीचे है? 2 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। व्हाट इज द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द गेट? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स F निकालना है, ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ये निकालना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना दे दिया है? 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो रो जी ए एच बार होता है, रो जी ए एच बार होता है। फोर्स हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? रो जी ए एच बार। रो जी को मैं स्पेसिफिक वेट लिख सकता हूं, तो डब्ल्यू ए एच बार भी लिख सकते हैं, राइट। डब्ल्यू हमारा 10 किलो न्यूटन है, तो 10 टू द पावर, अच्छा किलो न्यूटन में ही आंसर है, तो इसको मैं किलो न्यूटन में ही रहने देता हूं, 10 ही लिखता हूं। एरिया, एरिया हमारा क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3, रेक्टेंगुलर है। और एच बार क्या होगा डियर स्टूडेंट? यहाँ इस सीजी से इस फ्री सरफेस का डिस्टेंस, ये एच बार होता है। तो ये एच बार हमारा क्या होगा? ये 2 प्लस इस 4 का हाफ, तो ये 2 प्लस 4 का हाफ कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, तो एच बार भी 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 480 किलो न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 480 किलो न्यूटन, एंड 480 किलो न्यूटन इज द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विच विल एक्ट ऑन द वर्टिकल वॉल ऑफ इट्स टैंक, वर्टिकल ओपनिंग ऑफ on the opening of vertical wall of the tank, right? So 480 किलो न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 480 किलो न्यूटन होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क होल्डिंग डिवाइस? वर्क होल्डिंग डिवाइस में से कौन सा नहीं है? तो पिन वाइस वर्क होल्डिंग डिवाइस होता है, पाइप वाइस भी होता है वर्क होल्डिंग डिवाइस, चीजल वाइस नहीं होता, बेंच वाइस तो होता ही है। तो ये चीजल वाइस नहीं होता, तो ये आंसर हो जाएगा चीजल वाइस। पिन वाइस पिनिंग से ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं, पाइप वाइस बेसिकली पाइप रिंच जैसा होता है जिससे ऑब्जेक्ट को हम होल्ड करते हैं, और बेंच वाइस बेसिकली क्या होता है? जो जॉ टाइप का होता है जिसमें वर्कपीस को होल्ड करते हैं। तो इसमें चीजल वाइस नहीं होता, तो चीजल वाइस विल बी द राइट आंसर, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 35 डियर स्टूडेंट, 35 क्या कह रहा है? Lami's theorem states that if the three coplanar concurrent forces acting on a body
keep it in equilibrium, then first each force is proportional to the tangent of the angle between the other two forces. Option number 2, each force is proportional to the sine of angle between the other two forces. Option number 3, each force is proportional to the cosine of the angle between the other two forces. And last option कह रहा है each force is proportional to the cotangent of the angle between the other two forces. Dear student, Lami's theorem आपको पता है. Lami's theorem क्या कहता है कि एक P फोर्स इधर लग रहा है, एक Q फोर्स इधर लग रहा है और R फोर्स ये लग रहा है. तीनों कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्स है और इक्विलिब्रियम में है. P के ठीक ऑपोजिट Q और R के बीच में एंगल मान लो अल्फा है, Q के ऑपोजिट P और R में एंगल अगर बीटा है, और अगर R के ऑपोजिट P और Q के बीच एंगल गामा है, तो ये कहता है कि कोई भी फोर्स ले लो P, लेट्स से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू. तो P के अलावा Q और R है, उसके बीच में साइन एंगल क्या है अल्फा, तो अल्फा के साइन अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सिमिलरली Q किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, साइन बीटा के, और R किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन गामा के. तो इन तीनों से अगर हम कंबाइन करें तो इसको लिख सकते हैं P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा. तो ये हमारा रिलेशन हो जाता है जो पॉपुलरली लैमीज थ्योरम कहलाता है. तो ऑलवेज रिमेंबर कि लैमीज थ्योरम में इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस. साइन थीटा के साइन होता है, ना कि कोसाइन टू टेंजेंट या टेंजेंट होता है. साइन होता है, ये ऑलवेज रिमेंबर, ना ही कॉस होता है और ना ही अदर होता है, सिर्फ साइन होता है, ये आपको याद रखना है. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 36 इज द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट अंडर कंबाइंड. ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत आया हुआ है, इसमें ऑप्शन गलत है. द इक्विवेलेंट, क्वेश्चन नंबर 36, द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट अंडर कंबाइंड एक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट m एंड टॉर्क t इज. तो देखो कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क के केस में इक्विवेलेंट जो बेंडिंग मोमेंट होता है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट जो यहां पे पूछा हुआ है, ये इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट me ये हो जाता है m प्लस रूट अंडर m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर बाई 2, ये होता है. तो इसके हिसाब से देखो तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, थोड़ा मिलता जुलता थर्ड है लेकिन वो भी गलत है. 1 2 नीचे है लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको भी नीचे ला के रख दिया है. तो ये क्वेश्चन ही ऑप्शन ही गलत है डियर स्टूडेंट. तो हर एक स्टूडेंट को जिसने भी इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा उसको 1 मार्क्स मिला है एज पर UPJBRNL. तो ये ऑप्शन ही गलत है. कई बार एग्जाम में कुछ ऑप्शंस में एरर होते हैं, तो यहाँ भी लगभग उसी टाइप का केस है. बट आपको याद रखना है कि इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, m प्लस रूट अंडर m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर बाई 2. अगर आगे कभी पूछता है तो आप इसको आंसर दे सकते हो. अच्छा, इक्विवेलेंट टॉर्क कितना होता है डियर स्टूडेंट? इक्विवेलेंट टॉर्क होता है, इक्विवेलेंट टॉर्क हो जाता है, इक्विवेलेंट टॉर्क TE इज इक्वल टू, ये सीधा हो जाता है m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, राइट? तो ये आपको याद रखना होगा. इक्विवेलेंट टॉर्क ये हो जाता है और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट ये हो जाता है. तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. इसमें ऑप्शन में एरर है बट आपको कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन का सीरीज है, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट ये हो जाएगा और इक्विवेलेंट टॉर्क ये हो जाएगा, राइट? ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 37, इन अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम रेफ्रिजरेंट एग्जिट्स इन द लिक्विड स्टेट बिटवीन ऑप्शन नंबर 1 एग्जिट ऑफ कंडेंसर एंड इनलेट ऑफ एक्सपेंशन वाल्व, ऑप्शन नंबर 2 एग्जिट ऑफ एक्सपेंशन वाल्व एंड इनलेट ऑफ कंडेंसर, थर्ड एग्जिट ऑफ एवापोरेटर एंड इनलेट ऑफ कंप्रेशर, एंड ऑप्शन नंबर 4 एग्जिट ऑफ कंप्रेशर एंड इनलेट ऑफ कंडेंसर. सो डियर स्टूडेंट, आपको समझना होगा कि जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसपे रेफ्रिजरेटर वर्क करता है जनरली, उसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेटर में तो वो गैसियस कंडीशन में होता है. फिर जब रेफ्रिजरेटर से
आउट होता है तो वो कंप्रेसर के थ्रू वो टेम्परेचर लेता है, कंप्रेसर के थ्रू और कंप्रेस होता है, फिर वो कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में जाके जब कंडेंसर से एग्जिट होता है तो वो अपने हीट को रिलीज कर देता है और लिक्विड कंडीशन में आ जाता है। तो यहाँ पे एग्जिट ऑफ कंडेंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। और फिर कंडेंसर से वो रिसीवर टैंक होते हुए इनलेट ऑफ एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। तो इनलेट ऑफ एक्सपेंशन वाल्व में जाने तक वो लिक्विड कंडीशन में रहता है। तो इसका ये आंसर करेक्ट लग रहा है, एग्जिट ऑफ कंडेंसर, क्योंकि कंडेंसर में हीट लूज करेगा, जैसे ही गैस हीट लूज करेगा तो वो लिक्विड कंडीशन में आ जाएगा। तो एग्जिट ऑफ कंडेंसर एंड इनलेट ऑफ एक्सपेंशन वाल्व इज द करेक्ट आंसर, बाकी ऑप्शन गलत है, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से बहुत आसान सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि राइजर इज यूज्ड इन अ सैंड कास्टिंग टू रिड्यूस। क्या कह रहा है, राइजर इज यूज्ड इन अ सैंड कास्टिंग टू रिड्यूस। फर्स्ट ऑप्शन द स्लैग इंक्लूजन, ऑप्शन नंबर 2 कोल्ड शट, ऑप्शन नंबर 3 श्रिंकेज कैविटीज, ऑप्शन नंबर 4 मोल्ड इरोजन। सो डियर स्टूडेंट आपको समझना होगा कि व्हाट इज राइजर। तो राइजर बेसिकली एक रिजर्वॉयर होता है कास्टिंग में, जो बेसिकली मोल्टेन मटेरियल जब सॉलिडिफाई होता है तो वो श्रिंक करता है, तो उससे कैविटीज क्या होती है, थोड़ी खाली होती है, तो उस टाइम फिर से लिक्विड मोल्टेन मेटल की जरूरत पड़ती है, तो राइजर उसको फीड करता है। राइजर में जो मोल्टेन मटेरियल होता है वो बाद में सॉलिडिफाई होता है कंपेयर टू मोल्ड, तो इसीलिए उसमें लिक्विड मोल्टेन मेटल ऑलवेज अवेलेबल होता है मोल्ड के लिए, तो वो सप्लाई करता है और जो श्रिंकेज कैविटीज है उसको वो फिल कर देता है। तो यहाँ पे साफ क्लियर है कि इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, श्रिंकेज कैविटीज। अगर आप राइजर यूज नहीं करोगे तो श्रिंक होने से एक कैविटी फॉर्म हो जाएगी कास्टिंग में, और उसको फीड करने के लिए मोल्टेन मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा राइजर नहीं होने की वजह से, तो श्रिंकेज कैविटी एक कास्टिंग डिफेक्ट आ जाएगा। तो राइजर का जो पर्पस है वो यही है, श्रिंकेज कैविटीज को ना होने देना, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आसान है, कह रहा है वेवीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेवीनेस लेज comma peaks and valleys are the indicative characteristics of option number 1 pressure characterization, option number 2 surface texture, option number 3 weight measurements and option number 4 length characterization। dear student इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि वेवीनेस किसको बोलते हैं, इस टाइप के वेवीनेस होता है, ये पीक्स है और ये इसको बोलते हैं पीक्स, और इस डाउन वाले पोर्शन को बोलते हैं वैली। तो ये जो बेसिकली ये सरफेस टेक्सचर के लिए यूज किया जाता है कि एक सरफेस पे क्या फिनिश है, एक सरफेस की फिनिश जो RA वैल्यू हम यूज करते हैं, RA वैल्यू, ये इसी पीक्स एंड वैली का एवरेज हम लेते हैं, और ये कहां पे यूज होता है, सरफेस टेक्सचर या सरफेस फिनिश में यूज किया जाता है। बाकी ऑप्शन गलत है, सरफेस टेक्सचर इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ये ऑटोकैड का क्वेश्चन है, ये ड्राइंग का क्वेश्चन है, ऑटोकैड कह रहा है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, इफ स्केलिंग फैक्टर Sx एंड Sy ग्रेटर देन 1 देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर A डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर 2 रिमेन सेम एज ओरिजिनल साइज, ऑप्शन नंबर 3 इंक्रीजेस एंड ऑप्शन नंबर 4 इंक्रीजेस फर्स्ट देन डिक्रीजेस। तो डियर स्टूडेंट देखो Sx और Sy ये स्केल x है, ये स्केल x है और ये स्केल y है, ये स्केल y है। तो अगर ये दोनों ग्रेटर देन 1 होगा तो अल्टीमेटली आपका जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, ये इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इनलार्ज क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या होगा, एनलार्ज होगा, लेसर देन 1 होगा तो ये रिड्यूस होगा, तो ये एनलार्ज इज द करेक्ट ऑप्शन, मींस इंक्रीज होगा। अगर आप स्केल कमांड जानते हो तो स्केल कमांड में आपको फैक्टर देना होता है, अगर आप 0.5 दोगे तो रिड्यूस होगा, 1.5 दोगे तो 1.5 गुना बढ़ जाएगा। तो ये यहाँ पे Sx और Sy ग्रेटर देन 1 है तो साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है क्रैंक शाफ्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय डैश प्रोसेस। ऑप्शन नंबर A रोलिंग,
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 ड्राइंग, ऑप्शन नंबर 3 एक्सट्रूशन एंड ऑप्शन नंबर 4 फोर्जिंग। डियर स्टूडेंट, क्रैंकशाफ्ट आपको पता है ऑटोमोबाइल का सबसे इंपॉर्टेंट शाफ्ट होता है, बहुत सारे लॉब्स होते हैं उस पे और अनसिमेट्रिक शाफ्ट होता है। तो अगर आप उसको देखोगे तो कभी भी आप रोलिंग से नहीं बना सकते, क्योंकि रोलिंग से मोस्टली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट बनता है। ड्राइंग से भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट ही आप बनाते हो, एक्सट्रूशन से भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट बनाते हो। फोर्जिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप क्रैंकशाफ्ट को बना सकते हो फोर्ज करके, राइट। तो फोर्जिंग ये आपका ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। अगर कास्टिंग हुआ तो कास्टिंग भी हो सकता है, बट फोर्जिंग हियर इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना, क्रैंकशाफ्ट को हम मैन्युफैक्चर करते हैं फोर्जिंग, क्योंकि वो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस से सब्जेक्टेड होता है। तो फोर्जिंग वाले ऑब्जेक्ट फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस को इजीली हैंडल कर लेता है, तो इसका फोर्जिंग आंसर हो जाएगा, राइट। ओके फाइन, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, फिर से आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हार्डनिबिलिटी, क्या कह रहा है, हार्डनिबिलिटी ऑफ द स्टील इज असेस्ड बाय ऑप्शन नंबर ए हार्डनेस टेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 इम्पैक्ट टेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड ऑप्शन नंबर 4 जॉमिनी एंड क्वेंच टेस्ट। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज हार्डनिबिलिटी? हार्डनिबिलिटी क्या है? तो देखो, हार्डनिबिलिटी का मतलब होता है कि मटेरियल में कितनी जल्दी और कितना इफेक्टिव हार्डनेस एक्वायर कर लेता है मटेरियल ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट, और वो भी सरफेस हार्डनेस कितनी जल्दी एक्वायर कर लेता है, उसको हम बोलते हैं क्या, हार्डनेबिलिटी। तो इसका एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है लैब में, जिसको बोलते हैं जॉमिनी एंड क्वेंच टेस्ट। जॉमिनी टेस्ट भी कई बार बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक स्पेसिमेन लेते हैं, इसके एक एंड को गर्म कर देते हैं और इसको पहले गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद यहाँ से वाटर का स्ट्राइक कराते हैं, और फिर जो हार्डनेस क्रिएट होता है उसको फिर स्केल से मेजर करते हैं, और फाइनली यहाँ पे हम ये पता करते हैं कि कितना केस हार्डनेस हुआ। तो इसका ऑप्शन जॉमिनी एंड क्वेंच टेस्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट, राइट। सो ये चीज आपको याद रखना होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको याद रखना होगा। जॉमिनी हार्डनेबिलिटी टेस्ट होता है, जो हार्डनेबिलिटी टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 43 इसको इरेज करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है प्राइमरी फंक्शन ऑफ फिन्स। क्या कह रहा है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ फिन्स, प्राइमरी फंक्शन ऑफ फिन्स is to increase the temperature gradient A, to increase the convective heat transfer coefficient B, to decrease the available surface area, and option number 4 to increase the available surface area. To decrease the available surface area, option number 4 to increase the available surface area. डिफ्यूजन फिन्स क्या होता है? अगर आप देखोगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मान लो इसको कूल करना है, इसको कूलिंग करना है, तो कन्वेक्शन के लिए हम इसके सरफेस पे ऐसे ऑटोमोबाइल के इंजन्स वगैरह में अगर आप देखोगे सिलेंडर में ऐसे फिन्स लगा देते हैं। फिन्स क्या होता है? फिन्स हमारा प्रोजेक्टेड एरिया है। ये प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, और सरफेस एरिया एस इंक्रीज होता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से जो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू HATS माइनस TF होता है। तो ये हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, हीट ट्रांसफर, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर A बढ़ने से, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो A बढ़ने से हमारा हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है। तो यही रीजन है कि ऑटोमोबाइल के सिलेंडर्स वगैरह में इंजन के पास हम फिन्स यूज करते हैं, जिससे कि उसकी एक कूलिंग होती रहे। तो फिन्स प्रोवाइड करने का सोल पर्पस है टू इंक्रीज द अवेलेबल सरफेस एरिया, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड इट्स ओर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। इसमें से कौन सा जो मेटल है और उसके ओर का रॉन्ग कॉम्बिनेशन है? तो एल्यूमिनियम का तो बॉक्साइट होता ही है, ये आपको पता ही है। टिन का कैसिटेराइट होता है। कॉपर का गैलेना नहीं होता डियर स्टूडेंट, कॉपर का गैलेना नहीं, तो गैलेना PB का होता है, लेड का होता है। लेड सल्फेट को बोलते हैं PbS। गैलेना क्या होता है? लेड का होता है, ये याद रखना है। ये कॉपर का नहीं होता, तो ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। यूरेनियम का पिच ब्लेंड होता है, ये याद रखना। यूरेनियम का पिच ब्लेंड, टिन का कैसिटेराइट और एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, ये याद रखना। कॉपर का
क्यूप्रम होता है, गैलेना नहीं होता। गैलेना लेड सल्फेट होता है, जो लेड का एक ओर है, ये आपको याद रखना है, राइट। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है फॉर अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको इरेज कर देते हैं। फॉर अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। For a rectangular cross-sectional beam, subjected to transverse loading, the ratio of maximum shear stress to average shear stress across the cross-section is. ये स्टूडेंट रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम मतलब इस टाइप का एक बीम है। इसको अगर साइड से देखोगे तो ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम है। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसको न्यूट्रल एक्सिस पास करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो ये रेक्टेंगुलर बीम है। इसका आपको एक पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर बीम में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स और एवरेज शियर स्ट्रेस जो टी एवरेज है, इन दोनों का रेशियो 3/2 होता है डियर स्टूडेंट, जिसको 1.5 भी बोल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। रेक्टेंगुलर बीम में भी सेम होता है, ट्रायंगुलर बीम में भी सेम होता है डियर स्टूडेंट। अगर ट्रायंगुलर बीम की बात करें तो ट्रायंगुलर बीम में भी सेम रेशियो होता है 1.5। तो ये रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर बीम के लिए होता है, रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर बीम, इन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है। बट सर्कुलर बीम के लिए, अगर आप सर्कुलर बीम की बात करोगे तो सर्कुलर बीम के लिए जो मैक्सिमम और एवरेज शियर स्ट्रेस का जो रेशियो होता है वो हो जाता है 4/3। तो ये याद रखना आपको होगा सर्कुलर के लिए, ये सर्कुलर के लिए हो जाता है। तो ये जस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू ये याद रखना, इसका डेरिवेशन होता है, आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में रेफर कर सकते हो। बट ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये वैल्यू आपको ट्रायंगुलर बीम, रेक्टेंगुलर बीम और सर्कुलर बीम के लिए याद रखना होगा, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है which of the following instrument is used to measure flatness as well as angles and inclination? ऑप्शन नंबर ए स्पिरिट लेवल, ऑप्शन नंबर 2 माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ऑप्शन नंबर 3 वर्नियर कैलिपर एंड ऑप्शन नंबर 4 बर्डॉन ट्यूब। डियर स्टूडेंट, स्पिरिट लेवल आपको पता होना चाहिए कि स्पिरिट लेवल क्या होता है, फ्लैटनेस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें ये स्पिरिट लेवल, ये स्पिरिट फील्ड होता है, और जैसे ही फ्लैटनेस का डिफरेंस आता है, ये इधर और इधर स्पिरिट का लेवल जो है वो चेंज होता है, और इस तरीके से फ्लैटनेस और एंगल्स और इंक्लिनेशन का आइडिया लगता है। स्पिरिट लेवल आपने देखा होगा, मोस्टली जो लेवलिंग वॉल होता है उसके लिए यूज करते हैं। तो स्पिरिट लेवल इज द राइट आंसर, राइट। सो आई होप इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, तो आपने समझ लिया होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 डियर स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि एन एलॉय ऑफ डैश इज कॉल्ड ब्रास। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कॉपर और जिंक के एलॉय को हम ब्रास बोलते हैं। लेड और टीन नहीं होता, लेड और टीन को हम क्या बोलते हैं? सोल्डर बोलते हैं, ठीक है।
तो सोल्डरिंग में लेड और टिन यूज होता है, कॉपर और टिन नहीं होगा, लेड और जिंक नहीं होगा, कॉपर और जिंक इज द राइट आंसर फॉर एलॉय ऑफ ब्रास। तो ब्रास का जो एलॉय है वो किसका एलॉय है, कॉपर और जिंक का है, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 अगेन रॉन्ग ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें अगेन जिन बच्चों ने ट्राई किया है उनको फुल मार्क्स मिला होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज आइसोक्रोनस गवर्नर एंड देन राइट द ऑप्शंस रिलेटेड टू द रेंज ऑफ द स्पीड। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आइसोक्रोनस, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है हंटिंग, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है अनस्टेबल एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर 4 इज स्टेबल। डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कह रहा है आइसोक्रोनस गवर्नर क्या है। तो आइसोक्रोनस गवर्नर वो गवर्नर है जो ऑल रेडियाई ऑफ रोटेशन पे, ऑल रेडियाई ऑफ रोटेशन पे इसका जो मीन स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है। मीन स्पीड इसका कांस्टेंट होता है जिसकी वजह से इसका रेंज क्या हो जाता है, रेंज 0 हो जाता है। तो याद रखना आइसोक्रोनस गवर्नर का जो रेंज होता है वो 0 होता है और ये हर एक रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल्स पे इसका जो मीन स्पीड होता है वो सेम होता है विद इन अ रेंज। तो इसलिए इसको बोलते हैं आइसोक्रोनस गवर्नर। तो इसमें कोई भी ऑप्शन क्वालिफाई नहीं कर रहा है, रेंज पूछ रहा है तो रेंज 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 0 नहीं दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि आइसोक्रोनस गवर्नर का रेंज 0 होता है। एंड व्हाट इज आइसोक्रोनस गवर्नर, एक ऐसा गवर्नर जिसका मीन स्पीड कांस्टेंट होता है फॉर ऑल रेडियाई ऑफ रोटेशन विद इन अ रेंज। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है डियर स्टूडेंट। ये 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच फ्लूइड इज नॉट यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा फ्लूइड यूज नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है मोल्टेन मेटल, ऑप्शन नंबर बी है पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल्स, ऑप्शन नंबर सी है वाटर एंड ऑप्शन नंबर डी है कंप्रेस्ड एयर। तो डियर स्टूडेंट हाइड्रोलिक सिस्टम में या तो ऑयल यूज करते हैं या वाटर यूज करते हैं, कभी भी एयर यूज नहीं होता। एयर तो न्यूमेटिक सिस्टम के लिए यूज होता है। तो इसमें ऑयल या वाटर हो सकता है, तो उससे रिलेटेड मोल्टेन मेटल ठीक है, मोल्टेन मेटल भी लिक्विड है, यूज किया जा सकता है। पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल ये भी यूज किया जा सकता है, वाटर भी यूज किया जा सकता है, बट कंप्रेस्ड एयर कभी भी यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि कंप्रेस्ड एयर के लिए न्यूमेटिक होता है, न्यूमेटिक सिस्टम होता है जो कंप्रेस्ड एयर के लिए यूज किया जाता है। तो ये न्यूमेटिक सिस्टम होता है कंप्रेस्ड एयर के लिए, तो ये नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना होगा, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 50 डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान और बच्चों वाला क्वेश्चन है। कह रहा है द हार्ट और ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज सीपीयू। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर 2 सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी मेमोरी, ऑप्शन नंबर 4 इनपुट डिवाइसेस। तो इसमें सीपीयू हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसमें क्या हो जाएगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो है हमारा, ये सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, राइट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ये आपको याद रखना होगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ब्रेन और हार्ट ऑफ कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ एटम्स, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड HCP स्ट्रक्चर इज, ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 4 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 6। स्टूडेंट आपको हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, इसका यूनिट सेल यूज करना, ड्रॉ करना होगा। तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड ऐसा होता है कुछ, इस टाइप का होता है, हर एक कॉर्नर पे एटम का प्रेजेंस होता है, 1/6 एटम होता है, इस कॉर्नर पे भी 1/6 एटम होता है और सेंटर, हर एक दोनों फेस के सेंटर में आधा एटम होता है, हाफ एटम होता है, इसके सेंटर में भी हाफ एटम होता है। और ये जो 3 फेस है वो, अगर मैं कलर चेंज करके आपको दिखाऊं,
तो एक एटम यहाँ पे होगा, एक एटम यहाँ पे और एक एटम यहाँ पे। ये तीनों ये फुल एटम होते हैं, ये फुल एटम होते हैं, ये वाले हाफ एटम होते हैं, ये और ये हाफ एटम होते हैं, ये हाफ एटम होता है। और ये वाला जो ये जो सारे ऑल कॉर्नर एटम, ये आपका 1/6 होता है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे 6 कॉर्नर है तो 6 × 1/6 प्लस ऊपर वाला 6 × 1/6 प्लस 2 × 1/2 हाफ एटम और प्लस 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये कट कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 1 2 1 3 और 3, ये टोटल 6 बनेगा डियर स्टूडेंट। 6 एटम्स पर यूनिट सेल होता है, तो इसमें याद रखना है ये क्या हो जाएगा? 6 एटम्स पर यूनिट सेल, राइट। सो इसका आंसर ये हो जाएगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके फाइन, इसको इरेज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 52 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 अगेन न्यूमेरिकल है, इसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है अ प्रेशर गेज ऑन 1 मीटर क्यूब ऑक्सीजन टैंक रीड्स 1500 किलो पास्कल if the temperature is 27 degrees Celsius and the atmospheric pressure is 100 kilopascal, then the mass of the oxygen in the tank is how much kg? Option number A 1 0.008, option number 2 8, option number 3 0.00666 and option number 4 6.66। इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो वॉल्यूम हमारा दिया हुआ, वॉल्यूम क्या दिया हुआ? 1 मीटर क्यूब है ऑक्सीजन टैंक का। तो जो टैंक का वॉल्यूम होगा वही ऑक्सीजन गैस का हो जाएगा, क्योंकि गैस की खासियत होती है कि जो कंटेनर होता है कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। तो वॉल्यूम हमारा 1 मीटर क्यूब हो गया। ये जो प्रेशर है ये प्रेशर गेज मेजर करता है, तो ये गेज प्रेशर है ये हमारा, क्योंकि प्रेशर गेज मेजर कर रहा है 500 किलो पास्कल। तो ये प्रेशर गेज हमेशा गेज प्रेशर यूज करता है, इसलिए 500 किलो पास्कल हो गया। इफ द टेम्परेचर T हमारा क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 27 इज इक्वल टू 300 केल्विन हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM हमारा क्या दिया हुआ? 100 किलो पास्कल दिया हुआ। P एटमॉस्फेरिक 100 किलो पास्कल कह रहा है। देन द मास ऑफ द ऑक्सीजन इन टैंक, O2 का मास कह रहा है, मतलब इसमें हमें PATM ओके, PATM हमारा क्या दिया हुआ? PATM दिया हुआ 100 किलो पास्कल और मास ऑफ ऑक्सीजन ये M निकालना है, MO2 टैंक, वो भी केजी में निकालना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट प्रेशर इन कंटेनर निकालना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं P एब्सोल्यूट, जो एक्चुअल प्रेशर है इन कंटेनर, ये कितना हो जाएगा? तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा होता है गेज प्रेशर, गेज प्लस एटमॉस्फेरिक, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि गेज प्रेशर हमेशा क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस लॉजिक से एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा कंटेनर में गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गेज प्रेशर हमारा दिया हुआ 500 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 100, तो ये हो जाएगा 600 किलो पास्कल, राइट। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, PV इज इक्वल टू MRT दिया हुआ है। R की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो P प्रेशर कितना दिया हुआ? प्रेशर हो जाएगा टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर 600 किलो पास्कल है, तो 10 टू द पावर 3 कर लेंगे पास्कल बनाने के लिए, इनटू V क्या है? 1 इज इक्वल टू M निकालना है। R हमारा क्या है? 250, सब कुछ SI में है। T क्या है? 300। तो यहां से अगर आप देखोगे 300 2 जा और
ये 4 जा 1000 हो जाएगा, तो यहाँ से m क्या आ गया 8 kg। m क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 8 kg। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 kg। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। विद दिस क्वेश्चन ऑफ 52 नंबर आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो फॉर नाउ। आई होप कि आज का जो कोई कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन जो हमारा वीडियो है वो आपको समझ में आया होगा, आपने कॉन्सेप्ट लर्न करा होगा। अगेन हम आने वाले वीडियो में फिर से नेक्स्ट क्वेश्चंस सीरीज ऑफ क्वेश्चंस को टेक केयर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।